सुबह का धुंधलका अभी मुकम्मल छटा नहीं था कि ताइवान के मशरकी साहिल पर समंदर की वसत में अचानक धमाकों जैसी गूंज सुनाई देने लगी। आसमान पर एक हयूला सा उभरा और फिर यके बाद दीगरे चीनी जंगी जहाजों की गरजदार परवाजों ने फजा को लर्जा दिया। ताइवान की फजा में सनसनी दौड़ गई, रेडार सिस्टम्स मुतहर्रिक हो गए और दिफाई निजाम अलर्ट पे आ गया। जमीनी कमांड सेंटर्स ने अपने साहिली मिसाइल सिस्टम को हरकत दी और फजा में अमरीकी साख्ता हिमार्स रॉकेट सिस्टम ने पोजीशन संभाली। ये मंजर महज अस्करी मश्क का नहीं बल्कि एक खामोश पैगाम था कि जजीरा नुमा ताइवान, जो बरसों से चीन और दुनिया के दरमियान सिफारती कशमकश का मरकज रहा है, एक बार फिर तारीख के गर्दाब में खिंचने को है। इस गैर मामूली फजाई दबाव के बीच चीन ने एक बार फिर अपने उस मौक़िफ़ को नुमाया किया कि ताइवान उसका अटूट अंग है। जब ताइवान के शहरियों ने अपने जजीरे को आज़ाद रियासत की हैसियत से जीने का हक करार देते हुए हर मुमकिन मज़ाहमत के लिए खुद को तैयार कर दिया। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, ताइवान के गिर्द अब जो मंजर बन रहा है वो महज फौजी मश्क नहीं बल्कि दबाव की मुसलसल बढ़ती हुई एक खामोश जंग है। इतवार की सुबह 6 बजे तक ताइवान की वजारत दिफा के मुताबिक चीन के 11 फौजी तैयारे, 7 बहरी जंगी जहाज और एक सरकारी बहरी जहाज जजीरे के अतराफ में सरगर्म पाए गए। उनमें से 9 तैयारे न सिर्फ आबनाए ताइवान की दरमियानी हद उबूर कर गए बल्कि जनूबी, मगरबी और मशरकी फजाई दिफाई हुदूद में भी दाखिल हुए। ये एक मामूली वाकया नहीं है, ये बीजिंग की जानिब से ताकत का ऐसा पैगाम है जो अल्फाज के बगैर भी साफ सुनाई दे रहा है। ताइवान की अफवाज ने फौरी निगरानी और जवाबदही का दावा किया है, मगर खित्ते में बढ़ता हुआ तनाव इस बात की अलामत है कि चीन अब जजीरे के गिर्द अपनी फौजी मौजूदगी को नॉर्मल बनाने की तरफ नहीं बढ़ रहा बल्कि उसे मजीद मुतहर्रिक कर रहा है। हर परवाज, हर बहरी जहाज और हर कदम अब एक नया सवाल बन चुका है कि क्या यह महज मश्क है या किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। चीन के बढ़ते हुए फौजी दबाव के जवाब में ताइवान ने भी खामोश तमाशाई बनने से इनकार किया। चीनी कार्रवाइयों के रद्द-ए-अमल में ताइवानी अफवाज ने अपने जंगी तैयारे, बहरी जहाज और साहिली मिसाइल सिस्टम्स मुतहर्रिक कर दिए हैं ताकि किसी भी मुमकिन दरअंदाजी का फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके। ये सूरत हाल हफ्ते के रोज उस वक्त मजीद संगीन हुई जब ताइवान की वजारत दिफा ने अलल सुबह ये इंकशाफ किया कि 34 चीनी जंगी तैयारे, 8 बहरी जहाज और एक सरकारी चीनी जहाज ताइवान के गिर्द मंडला रहे। उनमें से 25 तैयारों ने ताइवान की फजाई हुदूद में वाक़े दरमियानी हद को भी उबूर किया और शिमाली वस्ती और जनूब मगरबी दिफाई जोन में भी दाखिल हुए। ये सिर्फ अस्करी नकलो हरकत नहीं थी बल्कि बीजिंग की तरफ से एक मुसलसल पैगाम रसानी है कि ताइवान की खुद मुख्तारी को चीन मानने पर आमादा नहीं और ताइवानी रद्द अमल खुद कितना ही मुनज़्ज़म क्यों ना हो उसे नजरअंदाज करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। हर रोज की ये पुरहुजूम फजाई और बहरी हरकत इस हकीकत की याद दहानी करवा रही है कि बहरुल काहिल के इस गोशे में जंग और अमन के बीच फासला खतरनाक हद तक कम हो चुका। ताइवान के सदर लाई चिंग ने 28 जून को एक अहम खिताब में इस खतरे की तरफ तवज्जो दिलाई थी जिसे वो चीन की असरअंगेज जंग और अस्करी धमकियों का तसलसल करार दे रहे थे। ऐसा दबाव जो बीजिंग की उस वसी हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे वो चीनी कौम की अजीम निशाते सानिया का नाम देता है। सदर लाई के मुताबिक चीन न सिर्फ ताइवान को ताकत के जरिए जम करने की ख्वाहिश रखता है बल्कि मगरबी बहरुल काहिल में अपनी बालादस्ती कायम करने की राह के ऊपर भी गामजन है। उसने ये इंतबा जारी किया था कि चाहे ताइवान की हुकूमत में कितनी भी तब्दीलियां आ जाएं, बीजिंग की धमकियां कम होने वाली नहीं। लाई ने 1990 की वाइल्ड लिली तहरीक और 2014 सनफ्लावर तहरीक का हवाला देते हुए कहा था कि ये वो लम्हात हैं जब ताइवान के अवाम ने चीनी असरात के खिलाफ आवाज उठाई थी और अपनी खुद मुख्तारी को पामाल होने से बचाया था। इन तारीखी मिसालों से वो इस बात को उजागर कर रहा था कि अगर ताइवान ने चीन के बढ़ते हुए दबाव का मुकाबला करना है तो सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि पूरा मुआशरा मुत्तहिद और बेदार रहना होगा। 12 जुलाई को जब ताइवान की फौज ने अपनी सालाना जंगी मश्क हैनक्वांग के चौथे रोज जदीद अमरीकी हथियारों की नुमाइश की तो दुनिया ने महसूस किया कि यह जजीरा अब सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि सलाहियत से अपना दिफा साबित करना चाहता है। और ताइचांग शहर के आसपास 2 बख्तरबंद ट्रक्स में नस्ब हिमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, वही मोहलिक और हाई प्रिजन मिसाइल लॉन्चर जो यूक्रेन जंग में रूसी अफवाज पे कारी जर्ब लगा चुके थे, वो ताइवान की सड़कों पर हरकत करते हुए नजर आए। ये महज एक अस्करी मश्क नहीं,
बल्कि बीजिंग के लिए एक बराह रास्त पैगाम था कि ताइवान अब दिफाई पोजीशन से निकलकर मुमकिन हमले की सूरत में फौरी और दुरुस्त जवाबी वार की तैयारी रखता है। हिमार्स जैसे निजाम जो हदफ को 300 किलोमीटर दूर तक निशाना बना सकते हैं, न सिर्फ ताइवान की हरबी सलाहियतों को एक नई सतह पर ले गए बल्कि चीन के मुमकिन हमले की कीमत भी कहीं ज्यादा कर। अगर हैंगक्योंग मशकों को देखा जाए जो इस बार अपने 10वें दिन की तरफ बढ़ रही थी, सिर्फ ताकत की नुमाइश नहीं थी बल्कि जहन साजी की एक जंग भी थी। एक ऐसी जंग जिसमें वाज़े पैगाम था कि ताइवान झुकेगा नहीं और अगर लड़ाई मुसल्लत की गई तो वो सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि चोट का जवाब निशाने से देगा। चीन ताइवान को महज एक खुद मुख्तार जजीरा नहीं समझता बल्कि वो अपने वजूद का एक लाजमी और नाकाबिले तकसीम हिस्सा करार देता है और यही मौक़िफ़ गुज़िश्ता कई दहाइयों से बीजिंग की खारजा पॉलिसी की बुनियाद रहा। चीन का दावा है कि ताइवान हमेशा से उसका तारीखी इलाका रहा जो वक्ती तौर पे उससे जुदा हुआ और उसे वापस लाना कौमी वहदत की तकमील के लिए नागुज़ीर। बीजिंग उस जंग की 17वीं सदी के मौक़िफ़ की बुनियाद रखता है जिसमें 1683 में वो इस सल्तनत पे काबिज था और जिसने ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया था और इसे एक बाकायदा चीनी सूबे की हैसियत दे दी। अगरचे 1985 में पहली चीन जापान जंग के बाद चीन को ताइवान का मुआहिदा जो था उसके तहत जापान के हवाले करना पड़ा और उस मुआहिदे का नाम था शिबुनोस्की। लेकिन बीजिंग का यह दावा था कि वो कब्जा एक साम्राज्यी जबरदस्ती का नतीजा था जो बाद में खत्म कर दिया गया और 1945 में जापान की दूसरी आलमी जंग में शिकस्त के बाद इत्तेहादी अफवाज की जानिब से ताइवान को आर्जी तौर पर चीन के हवाले कर दिया गया। लेकिन 1949 में जब माओ ज़ेडुंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने चीन में इक़्तिदार संभाला तो चियांग काई शेक की कौम परस्त हुकूमत जो थी वो शिकस्त खाकर ताइवान के अंदर जा बसी, जहां उसने जिलावतन हुकूमत कायम की और बीजिंग ने कभी उस हुकूमत को तस्लीम नहीं किया बल्कि उसे बाकी सूबा करार दिया जो बिलाखिर चीन में जम हो जाएगा। तारीख के इस तनाजुर में चीन की जानिब से ताइवान पर कब्जे की कोशिशें कभी सिर्फ सिफारती नहीं रहीं। 1954 और 1958 में चीन ने फर्स्ट एंड सेकंड ताइवान क्राइसिस के नाम से ताइवानी जजायर पे, जिसे मेट्सू और केमन कहा जाता है, उस पर बमबारी की और जिसका मकसद कौम परस्त अफवाज को झुकने पर मजबूर करना था। मगर अमरीकी फौजी मुदाखलत हुई और बीजिंग के अज़ाइम को रोक दिया गया। 1995 और 1996 में ताइवान में होने वाले पहले बराह रास्त सदारती इंतखाबात से पहले चीन ने ताइवान के गिर्द मिसाइल दाग दिए ताकि अपनी ताकत का मुजाहिरा कर सके, जिसे ताइवान स्ट्रीट क्राइसिस कहा जाता है। लेकिन अमेरिका ने फिर मुदाखलत की, 2 तैयारा बरदार बहरी बेड़े भेजे, ताइवान के वो करीब पहुंचे और ताकत का तवाजुन बहाल हो गया। उन वाकयात के बावजूद चीन ने कभी भी ताइवान पर अपने दावे से दस्तबरदारी का इंदिया नहीं दिया, बल्कि हर आने वाले सदर ने वन चाइना पॉलिसी को कौमी मफाद का मरकजी सुतून करार दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग की दौरे हुकूमत में यह मौक़िफ़ और भी जारहाना हुआ और 2019 में उन्होंने खुलेआम यह कह दिया कि ताइवान का इत्तेहाद तारीख का नागुज़ीर तकाजा है और हम ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद नहीं करते। बीजिंग ने अपनी अस्करी तैयारियों को भी उस पॉलिसी से हम आहंग कर लिया और हालिया वर्षों में उसकी फौज ने ताइवान के गिर्द बड़े पैमाने पर बहरी और फजाई मशकें की। 2022 में अमरीकी ऐवानी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान का रद्द-ए-अमल जो था वो चीन ने जजीरे के गिर्द मिसाइल फायर करके दिया और इसे मुमकिना नाकाबंदी की मशक करार दिया। उससे पहले 2005 में चीन ने एक इंसदादे अलहदगी कानून मंजूर किया था जिसके मुताबिक अगर ताइवान ने आज़ादी का ऐलान किया तो चीन को ताकत के इस्तेमाल का इख्तियार हासिल होगा। उस कानून के बाद बीजिंग ने अपनी अस्करी कुव्वत को ताइवान की मुमकिना मज़ाहमत के खिलाफ तरबियत देना शुरू कर दी, जिसे एम्बिशियस लैंडिंग कहा जाता है, और मिसाइल हमले उसी के तनाजुर में किए गए और उसके दौरान साइबर वॉरफेयर भी शामिल था। चीन की मौजूदा हुकूमत ताइवान को मुकम्मल कब्जे के बगैर भी सरनिगू करने पर मरकूज है। बीजिंग न सिर्फ सिफारती सतह पर ताइवान को तनहा करने की कोशिश करता है बल्कि उसे अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी बैनुल-अक़वामी इदारे का रुकन तस्लीम नहीं करने देता। आज सिर्फ चंद ममालिक ताइवान को बतौर रियासत तस्लीम करते हैं और वो भी चीन के दबाव के बायस कम होते जा रहे हैं। चीन की शेल्फ स्टेट पॉलिसी के तहत वो दुनिया भर में ममालिक को बीजिंग से ताल्लुकात की कीमत पर ताइवान से कता ताल्लुक पर मजबूर करता है। दाखिली सतह के ऊपर भी चीन ताइवानी सियासत में असरअंदाज होने के लिए सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा और कारोबारी वाबस्तगियों का इस्तेमाल करता है ताकि ताइवानी अवाम में बीजिंग के हक में नरम गोशा पैदा हो।
अगरचे ताइवान खुद को एक खुद मुख्तार जमहूरी और मुकम्मल रियासत तस्वर करता है, लेकिन चीन का तारीखी मौक़िफ़, अस्करी चालें, सिफारती दबाव और नजरियाती बयानियां आज भी ताइवान की बका पर एक मुस्तकिल खतरा बने हुए हैं। कब्जे की कोशिशें कभी मिसाइलों की सूरत में, कभी मशकों के बहाने में, कभी मुआशी और सिफारती हथकंडों के जरिए जारी हैं और जारी रहेंगी। और ये कशीदगी सिर्फ दो मुल्कों के दरमियान नहीं, बल्कि आलमी ताकतों, खासतौर पर अमेरिका, जापान और दीगर मगरबी इत्तेहादियों के दरमियान एक मुमकिना जंग का मरकज बन सकती है। ताइवान, जिसकी शनाख्त अब सिर्फ एक जजीरा नहीं बल्कि एक जमहूरी मज़ाहमत की अलामत है, आज भी बीजिंग की आंखों में वो ख्वाब है जिसे पूरा करने के लिए चीन वक्त, ताकत और मौके का बेसब्री से मुंतज़िर है। चीन का मौक़िफ़ है कि ताइवान उसका एक तारीखी हिस्सा है जो आर्जी तौर पर मरकजी हुकूमत से अलग हुआ और उसे दोबारा कौमी वहदत में शामिल किया जाना लाजिम है। उसी मौक़िफ़ को दुनिया के बेशतर ममालिक तस्लीम करता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 1971 में करारदाद 2758 मंजूर करते हुए अवामी जमहूरिया चीन को चीन का वाहिद नुमाइंदा करार दिया, जिसके बाद उसे अक़वाम मुत्तहिदा और उससे मुंसलिक बेशतर इदारों ने ताइवान को एक अलहदा रियासत के तौर पर तस्लीम करना बंद कर दिया। रूस, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान, जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, इंडोनेशिया और तकरीबन तमाम इस्लामी ममालिक सरकारी तौर पर चीन के इस मौक़िफ़ को कबूल करते हैं कि दुनिया में सिर्फ एक चीन है और ताइवान उसका हिस्सा है। अगरचे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोपीय ममालिक भी बज़ाहिर इसी पॉलिसी को तस्लीम करते हैं, मगर वो ताइवान के साथ इक़्तिसादी, सकाफती और दिफाई ताल्लुकात रखते हैं और ताइवान की जमहूरियत को कदर की निगाह से देखते हैं। इन ताल्लुकात की नौइयत गैर सरकारी भी रखी जाती है ताकि बज़ाहिर अक़वाम मुत्तहिदा की पॉलिसी से इनहराफ न हो। ताइवान को मुकम्मल रियासत के तौर पर सिर्फ चंद छोटे जजीरा नुमा ममालिक जैसे पालाओ है और नारो है और एस्वंतीनी है, ये तस्लीम करते हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी ताइवान की हिमायत करते हैं। लेकिन मजमूई तौर पर बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ताइवान को एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम करने का रुझान जो है वो बहुत महदूद है। मगर अमली दुनिया में ताइवान एक मुस्तहकम हुकूमत, आज़ाद मईशत और बाकायदा इंतखाबी निज़ाम के साथ एक मुकम्मल रियासत के तौर पर तो मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि नेटो के नए सेक्रेटरी जनरल ने आते ही बयान दिया था, रोटे का ये कहना था कि एक तरफ से चीन जो है वो ताइवान के ऊपर हमला करेगा और कब्जा करने की कोशिश करेगा, और उसी असना में चीन की तरफ से रूस को एक पैगाम जाएगा कि नेटो के ऊपर हमला कर दो, और जवाबी तौर पे नेटो पे हमला करके यूरोपीय यूनियन की तवज्जो उस तरफ को मबजूल करवाई जाएगी, और फिर बज़ाहिर दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएगी। देखिए इसके नताइज क्या निकलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।